कैसे हैं भाई आप सभी? सब ध्यान रखने है ना अपनी हेल्थ का। देखो लास्ट टॉपिक में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था हमने कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है और ऑस्मोसिस क्या होती है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन की थी हमने और उसके न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है, तो ये हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी। ठीक है, कौन कौन सी थी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सबसे पहले थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और उसके बाद जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी वो क्या थी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि जो हमारा सोल्यूट है वो किस नेचर का है, मीन्स पोलर है, नॉन पोलर है, वो किस नेचर का है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिर्फ नंबर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने ले रखे हैं। 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, मीन्स अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है वो, ना कि नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वन बाय वन करके डिस्कस कर ली है सारी की सारी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यहां पर देखो भाई, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? अबनॉर्मल मतलब एक तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास, और अब ये अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हमें पता है कि हम सोल्यूट को किसके अंदर डिजोल्व करते हैं? सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में क्या होता है? एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो हम सोल्यूट को किसके अंदर डिजोल्व करते हैं? सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो अब इस सॉल्यूशन की को ही स्टडी कर रहे हैं हम, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर है अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है कि अब जैसे हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है, जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालते हैं तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में अगर डिफरेंस आता है, मीन्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग आए और थ्योरेटिकली वैल्यू अलग आए। जैसे कि अगर हमने मान लो किसी सब्सटेंस के लिए, मान लो ग्लूकोज को हमने डिजोल्व किया है वाटर के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज को हमने किसके अंदर डिजोल्व किया? शुगर को डिजोल्व किया वाटर के अंदर। ठीक है, तो जब हमने उसका क्या निकाला भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकाला। मान लो हमने क्या, कुछ भी ले लो, कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, उसके लिए हमने क्या निकाला? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो जो वैल्यू हमने निकाली थ्योरेटिक एक्सपेरिमेंटली और जो उसकी थ्योरेटिकली वैल्यू निकाल रखी है, मींस स्टैंडर्ड जो उसकी वैल्यू साइंटिस्ट ने दे रखी है, अगर वो वैल्यू कोलैप्स नहीं करती है, वो वैल्यू सेम नहीं आती है, ठीक है, डिफरेंट आती है, तो वो क्या होता है? हमारा अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मींस जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है? डिफरेंस आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, तो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? व्हेन, उसके बाद हमने एक पहले किया हुआ है 11th क्लास में, हमने इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमने ये तो कर दिया कि भाई अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आती है, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की थ्योरेटिकली वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर अलग आती है तो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा। लेकिन ये अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता क्यों है? अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आया ही क्यों?
मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस हुआ ही क्यों, अलग अलग वैल्यू क्यों आई? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि जो हमारा है एक जो सोल्यूट हम डिजोल्व कर रहे हैं, सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दो तरह का हो सकता है सोल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये 11th क्लास में हमने किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। और इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? जो आयंस में डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई NaCl। एक बार NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट होता है। हमें पता है ये इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही हम इसको वाटर के अंदर या फिर किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो जो अभी तक हमने लिए थे, यूरिया लिया था, जितने भी हमने एग्जाम्पल किए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के, न्यूमेरिकल करवाए मैंने, तो उन सभी न्यूमेरिकल में ध्यान से देखना, मैंने सब में क्या ले रखा है? मोस्टली यूरिया, सुक्रोज, सुगर केन, ये सब्सटेंस ले रखे हैं। और ये कैसे होते हैं? हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स ये इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आयंस के अंदर ये डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, तो जो ये अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है ये किसकी वजह से आता है? अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट, ध्यान से सुनना, अगर हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट ऐड करते हैं, मींस जो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, अगर हम वो ऐड करते हैं उसके अंदर, वो डिजोल्व करते हैं, तो हमारा क्या अराइज होता है? अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अराइज होता है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अलग आती है। ठीक है, ऐसा इसकी वजह से होता है। क्यों होता है? रीजन क्या है इसका कि भाई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो अलग वैल्यू आती है। क्यों होता है ये? क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की है हमने, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बताया है किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर उसके कितने पार्टिकल है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब जैसे इसका ही एग्जांपल से देख लो, अगर हम NaCl लेते हैं, ठीक है, NaCl हमने लिया, तो जो NaCl था पहले, जो ये आगे होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, जो ये आगे लिखे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। NaCl जब तक हमने डिजोल्व नहीं किया था उसमें 1 मोल था। जैसे ही हमने उसको डिजोल्व कर दिया किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो ये क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया है हमारा किसके अंदर? 1 और 1। अब यहाँ पर देखो 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, टोटल मोल कितने हो गए? 2 हो गए। और हमें पता ही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर 1 मोल है और यहाँ पर 2 मोल है, तो वैल्यू तो अलग आनी ही थी। ठीक है, तो इसी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आती है? अलग आती है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं भाई। तो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? When value of colligative property यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कीजिए, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय एक्सपेरिमेंट
डिफाइंड बाय theoretically वैल्यूज। ठीक है, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट आती है तो वो क्या होता है हमारा अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास arise due to two reason। ठीक है, ड्यू टू टू रीजन। फर्स्ट है इसके अंदर नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है यहाँ पर कि सोल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर मैं बी लिख भी दे रही हूँ ब्रैकेट में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से इफेक्ट करता है। सेकेंड इज सोल्यूट undergo एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, सोल्यूट किसके अंदर आता है, एसोसिएशन में या फिर डिसोसिएशन में। इनको नाम से ही समझने की कोशिश करो भाई। ठीक है, इनको अलग से मतलब रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, इनको नाम से समझने की कोशिश करो। होता क्या है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि एसोसिएशन एक कोई एसोसिएशन है मींस जुड़ना। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, कंबाइन होना। इसमें क्या होता है, एसोसिएशन में दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक ही मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और डिसोसिएशन का नाम से ही समझ में आ रहा है, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना, और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अगर एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे। जैसे कि NaCl में क्या था, 1 से कितने बन गए थे, 2, है ना। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, 2 आयंस जनरेट हुए थे, एक था, एक से कितने बन गए थे, 2 बन गए थे। ठीक है, और एसोसिएशन में क्या होता है, 2 से 1 या फिर 3 से 1 इस तरीके से बनते हैं उसके अंदर। एसोसिएशन में डिक्रीज होते हैं। अगर ये बाद में करते हैं, चलो कोई नहीं, साथ में बता दूं मैं। तो ये 2 फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है। ठीक है भाई, अबनॉर्मल एसोसिएशन का भी एग्जांपल दे देते हैं और डिसोसिएशन का भी एग्जांपल दे देते हैं। एसोसिएशन क्या होता है, जैसे कि 2CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, एसिटिक एसिड का, CH3COOH। इसमें क्या होता है, ये मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। यहाँ पर देखो 2 है इसके आगे, इसका मतलब कितने मोल है, 2 मोल है। ठीक है, तो इसके 2 मोल कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, हमारे इस तरीके से 1 मोल बनाएंगे। अब ये देखो कैसे कंबाइन होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH 1 मोल, जो दूसरा है हमारा CH3 C OH डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो इसके आगे एक ही है ना, ये यहाँ पर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 1 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो डिक्रीज हो गया है, मीन्स 2 कंबाइन होकर क्या बन गए हैं, 1। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कितने मॉलिक्यूल बन गए हैं भाई, 1 मॉलिक्यूल बन गया। तो ये एसोसिएशन है। NaCl हमने लिया था एग्जाम्पल, NaCl लिया था, तो यहाँ पर इसके आगे 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1 + 1 कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था ये NaCl का, और ये किस में बन गया हमारा,
दो बन गए हैं हमारे, दो आयंस जनरेट हुए हैं, दो नंबर। तो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है, वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि हमारा पोलर है नॉन पोलर है कैसा है, उसके ऊपर नहीं करती। किसके ऊपर करती है? हमारी नंबर के ऊपर करती है। ठीक है, अगर नंबर ज्यादा आते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आएगी, अगर नंबर कम आते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी भाई? कम आएगी। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है हम करते हैं, HCl करते हैं, MgCl2 करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं भाई हम इसके अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वांट ऑफ फैक्टर, वांट्स ऑफ फैक्टर। इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? I से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, वांट ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसको नीचे लिख रही हूं मैं। वांट्स ऑफ फैक्टर, ठीक है, अब दिख रहा है आई थिंक। वांट्स ऑफ फैक्टर, वांट्स ऑफ फैक्टर को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये इस वांट्स ऑफ साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने अपने नाम से ही दिया था। अब वांट्स ऑफ फैक्टर होता क्या है भाई? देखो, हमने ये पता कर लिया कि अगर एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होता है, या इलेक्ट्रोलाइट लेते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेते, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग आती है। अब कितनी अलग आती है ये हमने कर लिया है अभी अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में, कि डिफरेंट वैल्यू आती है, तो जिसकी वजह से अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है। अब डिफरेंट वैल्यू जो आई है वो कितनी वैल्यू डिफरेंट हुई है, कौन सा, मतलब अब ये तो है नहीं भाई हर एक सोल्यूट में सेम ही वैल्यू अलग डिफरेंस आएगी, तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग सोल्यूट लेंगे तो उसमें अलग अलग वैल्यू डिफरेंट होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू थ्योरेटिकली वैल्यू से अलग अलग डिफरेंट होगी ना। अब वो कितने डिफरेंस वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारा ये क्या निकाल रहा है? आइस। ठीक है, वो हम किससे निकालते हैं? आई से निकालते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? इट इज डिफाइंड एज, it is defined as ratio of theoretically value of colligative property to the एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ठीक है। थ्योरेटिकली वैल्यू को अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब थ्योरेटिकली वैल्यू तो हमें दी होती है, गिवन होगी, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू जब उनको डिवाइड करते हैं, रेशो करते हैं उनका, तो क्या आ जाता है? आई आ जाता है कि वैल्यू कितनी डिफरेंट हुई है, वैल्यू में कितना चेंज आया है। ठीक है, वो आता है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं भाई, दूसरी डेफिनेशन क्या है, कैसे निकालेंगे? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ number of moles after dissociation और एसोसिएशन। अब भाई डिसोसिएशन भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू दी number of moles before dissociation। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन।
आई इज इक्वल टू, ये वाला ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, इस वाले को याद कर लेना, ये वाला इजी है याद करने में। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन। लाइक एग्जांपल करते हैं अभी, तो एक बार इसको समझ लो भाई। वांट ऑफ फैक्टर, वांट साइंटिस्ट का नाम है वांट ऑफ, उन्होंने दिया था ये, ठीक है, उन्होंने क्या किस लिए दिया था कि कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कितना चेंज आया है, वो उस चेंज को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, नंबर में कि कितना चेंज हुआ है वो निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकली वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या आ जाएगा, आ जाएगा। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट की साइड कितने हैं और प्रोडक्ट की साइड कितने हैं, मतलब रिएक्टेंट की साइड का मतलब है बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, और प्रोडक्ट की साइड का मतलब क्या है कि आफ्टर, ठीक है। तो एग्जांपल से करेंगे तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो ये वांट ऑफ फैक्टर वाला है ये 1 मार्क्स में आता ही आता है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है 1 नंबर में, चाहे वो मल्टीपल चॉइस आए या फिर वैसे आ जाए, लेकिन 1 मार्क में आता ही रहता है वांट ऑफ फैक्टर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो भाई, जैसे एग्जांपल हमने अभी एक NaCl का लिया था, उसी से कर लेते हैं एक बार। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने हैं, 1 + 1 2। तो I कैसे निकालते हैं, आफ्टर डिसोसिएशन 2, बिफोर डिसोसिएशन 1, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 2। MgCl2 किसमें डिसोसिएट होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। MgCl2 किसके अंदर डिसोसिएट होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 = 3। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर, ठीक है, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर कितनी आ गई 3, ठीक है। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं हम, Na2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा भाई, ये 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, तो बिफोर I की वैल्यू क्या होती है, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर, आफ्टर वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाय बिफोर वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है, ओके। तो ये हमारा वैल्यू इस तरीके से आ जाती है भाई, ओके। इस तरीके से तुम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो कि जितने भी एग्जाम्पल एसोसिएशन डिसोसिएशन के, एसोसिएशन का और कर लेते हैं हम 1-2 एग्जाम्पल। एसोसिएशन का होगा जैसे कि CH3COOH, ये अभी किया था और यहाँ से क्या बन जाता है CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। मैंने तुम्हें बनाकर तो दिखाई दिया है उस टाइम पे, लास्ट जो था हमारा उसमें मैंने तुम्हें बनाकर दिखा दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से बनता है। अब यहाँ पर देख सकते, देख लो 2 से 1, यहाँ पर इसके आगे वाला देखना है, पीछे से कोई मतलब नहीं है कि कभी यहाँ पर कह दे मैडम यहाँ पर तो 2 है तो ये 2 है, नहीं, हमें यहाँ से मतलब है, आगे वाले जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे मतलब है हमें, पीछे वाले से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर, ठीक है, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई 1/2 आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, तुमने देखा होगा कि जो डिसोसिएशन किया था हमने, NaCl के लिए 2 आई थी, MgCl3 के लिए, MgCl2 के लिए 3 आई थी, और जो ये है हमारा Na2SO4 इसके लिए
3 वैल्यू आ रही थी। मीन्स जब भी डिसोसिएशन होता है, जब भी डिसोसिएशन होता है, मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, तो वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है 1 से। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी फॉर डिसोसिएशन। और एसोसिएशन के लिए क्या होगी, हमेशा आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। हमने यहाँ पर देख भी लिया है, यहाँ पर देखो आई की वैल्यू क्या आई है 1/2। यहाँ पर 3 आई थी, उसके लिए 2 आई थी, फिर एक के लिए और 3 आई थी। और कर सकते हैं, S2SO4 कर सकते हैं, वहां पर भी वैल्यू 3 आएगी। AlCl3 कर सकते हैं हम, वहां पर भी वैल्यू 3, 4 आएगी वहां पर वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। लेकिन एसोसिएशन जब भी होगा वहां पर वैल्यू क्या आएगी, 1 से लेस आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है डिग्री ऑफ जो हमारा अब है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, उसके बाद जो हम कल पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके जो न्यूमेरिकल है, इस तरीके से बहुत सारे जो भी तुम्हें कंपाउंड पता हो कि जो आयंस में डिसोसिएट होता है, उसके तुम निकाल कर देखना अवोगाड्रो फैक्टर। ओके, ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, और अपना पढ़ाई करते रहो। कोरोना तो आता जाता रहता है, ठीक है, तो अपना घर पे सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।